हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी प्रीलिम्स से 2026 को ध्यान में रखते हुए हम जो टेस्ट सीरीज कर रहे हैं वह टेस्ट सीरीज हमारी होने वाली है। यह है आपकी आज जो है 63-64 नंबर की क्या है हमारी ये टेस्ट सीरीज है। और इस टेस्ट सीरीज में हम देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी को लेकर के। किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे भारतीय राज व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी को लेकर के जो है हमारी क्या होने वाली है, चर्चा होने वाली है। और इसमें अपने पुनः ये पॉलिटी जो है हम जो कंप्लीट अपने यूनिट है 5 है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की, उसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो एक पहलू आपका क्या है, इंडियन पॉलिटी का है। किसका है? एक पहलू जो है इसमें इंडियन पॉलिटी का है। और दूसरा पहलू जो आपको देखने को मिलता है वो है मध्य प्रदेश की जो है राजनीति पॉलिटी का है। इसमें से हमने जो है इसका सिस्टम बनाया है कि इसे एक पार्ट में हम क्या करेंगे और दो पार्ट में, मतलब एक एक पार्ट। इसमें एक पार्ट जो है आपकी संसद संसद हो जाएगी, राष्ट्रपति हो जाएगा, और जो भी संघीय कार्यपालिका है खासतौर से उपराष्ट्रपति हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा, उपराष्ट्रपति, संसद, और साथ ही साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है। और बात करें जो सीएजी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और आपका महान्यायवादी है, महान्यायवादी है। इनको मिलाकर के लगभग जो क्या करेंगे, अपन एक टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। एक आज के टेस्ट में रहेंगे और दूसरे पार्ट में जो आपका खासतौर से इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी रहेगी, संविधान सभा भी रहेगी। और दूसरे भाग में जो अपना रहेगा वो प्रस्तावना से शुरू होगा, प्रस्तावना होगी, और आपके फंडामेंटल राइट्स होंगे, और डीपीएसपी होंगे। देन इसके बाद में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हम देखेंगे। और भी जो अपने कुछ आयोग हैं वो बचे हुए टॉपिक हैं उनको क्या करेंगे, ले लेंगे। दो पार्ट में हमारी क्या हो जाएगी, इंडियन पॉलिटी जो है कंप्लीट हो जाएगी। और एक पार्ट में हम क्या करेंगे, इसको करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, चीज़ें जो है आपसे क्या होंगी, बहुत अच्छे तरीके से बनेंगी, बशर्ते आपको क्या करना होगा, ध्यानपूर्वक देखना होगा। चलिएगा और देखते हैं चीज़ों को, करते हैं। पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा। ये जो है आप टेलीग्राम का लिंक जो है ये यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में भी जो है पीडीएफ का लिंक पिन कर दिया जाएगा। चलिएगा, शायद जो है ये वाइटोलो का मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, अगर यहाँ से मैं डायरेक्ट वाइटोलो पर पहुँच जाता हूँ तो ये वाला जो पेन लिखने का तरीका है ये आपको जो है इसका पीडीएफ शायद नहीं मिलेगा। और अगर मैं यहाँ से लिखने के जो तरीके को अपनाता हूँ तो फिलहाल में वो क्या है, क्लोज हो चुका है, क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ जो ये लिखूँगा मैं पेन से, वो शायद पीडीएफ में नहीं आएगा। आएगा तो फिर हर पेज का भाई ये पीडीएफ बनता है। तो चलिएगा देखते हैं और चीज़ों को अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। हमारे पास में जो है पहला प्रश्न है, और पहले प्रश्न के तौर पर जो है आपसे पूछा जा रहा है, जस्ट मिनट, क्या हो रहा है भाई, ये सॉफ्टवेयर मुझे लगता है ठीक नहीं है। ठीक है, कोई खास इसमें रंग भी नहीं है। चलिए इसे हटा देते हैं, वरना ये क्या करेगा, अपन को परेशान करेगा। ठीक है, अपन यहाँ से पेन ले लेते हैं। चलिएगा, ये पेन ठीक है। ये सही है, मिटता भी है यहाँ से। तो इसको अपन को क्या करना है, बंद करना है। कैसे करेंगे भाई? चलिए खैर, कुछ भी है, चल रहे हैं सारे। पहला प्रश्न है आपके सामने, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। हमारा प्रश्न किससे संबंधित है? संविधान सभा से जो है प्रश्न दिया गया है। और प्रथम बैठक की जो है अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, बी एन राव, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब देखिएगा, कई बार जो है चीज़ें क्या है, सीधे अगर करते रहो तो वो जो है याद नहीं होती हैं। और अगर हम क्या करते हैं, उनको डीप में कर लेते हैं तो चीज़ें हमें क्या हो जाती हैं, पता चल जाती हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें ये लगा हुआ है। देखिएगा, संविधान सभा जब हमारी गठित की जाती है, और यह है संविधान सभा की अगर मैं बात करूँ तो दिसंबर 1946 में बनती है। जब भारत को आज़ादी मिल जाती है तो स्वतंत्र देश के रूप में पहले संविधान की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी भी देश का शासन व्यवस्था संविधान से चलती है। तो संविधान के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया, और कैबिनेट मिशन की सलाह पर संविधान सभा बनी। और संविधान सभा में जो है कुल 389 सदस्य जो है क्या हुए, एकत्रित हुए।
और अभी तक ये डिसीजन नहीं हो पाया था कि पाकिस्तान यहीं पर रहेगा या अलग रहेगा, तो बहुत बड़ी जो है विरोध की बात थी और बहुत सारे विरोध हो रहे थे। तो भी जो है ना तो मुस्लिम लीग जो है इसमें अच्छी सी थी, उसके लगभग कितने 72-73 सदस्य थे मुस्लिम लीग के, तो वह जो है अच्छे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो अभी अध्यक्ष का चयन भी नहीं हुआ था पहली बैठक में। और इस पहली बैठक की अगर हम बातें करें, सब कुछ संविधान सभा की प्रथम बैठक के बारे में ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। इसका जो समय है वो आपकी 9 दिसंबर 1946 को क्या होती है, संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। ठीक है, कहाँ पर होती है, तो आप कहेंगे दिल्ली में जो है ये संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की जाती है। और इसमें जो अध्यक्ष बनते हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा जो है, कौन, सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसके क्या बन जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं। ये अस्थायी तौर पर जो है अध्यक्ष बनाए गए थे, क्या बनाए गए थे, अस्थायी तौर पर अध्यक्ष बनाए गए थे कि आगे चल करके जो है हम क्या कर लेंगे, अपना सही अध्यक्ष का चयन कर लेंगे। और उपाध्यक्ष यानी कि उपसभापति कौन बने थे प्रथम बैठक में, ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है, एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया है। फ्रैंक जे एंथोनी, जबलपुर से एंग्लो इंडियन के रूप में जो है ये लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। और प्रतिनिधि की अगर बात करें कि पहली जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो आप कहेंगे क्या 11 सदस्य तो नहीं हो सकते कभी, तो आई थिंक 111 भी नहीं, 211 जो है लगभग होना चाहिए। 211 सदस्यों ने जो है पहली बैठक में क्या लिया था, भाग लिया हुआ था। और अगर आगे चल करके देखें इसमें कुछ और नाम लिखे हुए हैं तो उनके बारे में भी देखिएगा, तो ये जो है आपका कुछ ब्यौरा हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये स्थायी तौर पर क्या बनते हैं, संविधान सभा के जो है अध्यक्ष बनते हैं। और सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये अस्थायी तौर पर जो है पहली बार क्या है बनाए गए थे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बी एन राव जो थे, ये ध्यान रखना बहुत बड़ी बात है, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, गलती मत करना है, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बहुत कानून के जानकार थे और यह संविधान सभा के सलाहकार थे, संवैधानिक जो है सलाहकार थे, सदस्य नहीं थे। ठीक है, बी एन राव, वेनेगल नरसिम्हा राव जो है, और संविधान के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है इनकी। बी आर अम्बेडकर खुद कहते हैं कि इनके योगदान को भी जो है नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है ये संविधान सभा की जो है प्रारूप समिति के क्या थे, सदस्य थे। आगे बढ़ जाते हैं, व्याख्या देख लेते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें बुजुर्ग सदस्य जो है सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी तौर पर क्या बनाया गया, अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। सभा में उद्देश्य प्रस्ताव की अगर बात करें, दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न बनता है, तो पहली बात ध्यान रखिएगा ये कब है, तो संविधान सभा की जो ये 13 दिसंबर 1946 को जो नेहरू जी द्वारा पेश किया गया था, बैठक हुई थी 13 दिसंबर के दिन जो है इसे पेश किया गया। बाद में जो है ये तुरंत स्वीकार नहीं किया गया और 22 जनवरी 1947 को जो है इसको क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। ये संविधान का एक खाका था, यानी कि विषय सूची टाइप की थी कि भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें होना चाहिए। देखते हैं दूसरा प्रश्न, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को जो है कब अपनाया गया था। देखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज अपनाना हो या फिर कोई और डिसीजन करना हो, सामान्यतः हर देश की जो विधायी बॉडी होती है, जनता के जहाँ प्रतिनिधि होते हैं उसके द्वारा किया जाता है, यानी कि संसद द्वारा यह कार्य किया जाता है। क्योंकि उस समय पर तो संसद थी ही नहीं, तो जनता के प्रतिनिधि कहाँ बैठे हुए थे, संविधान सभा में, तो संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य करती थी। और जब ये संसद के रूप में कार्य करती थी तो उसके जो अध्यक्षता की जाती थी जी भी मावलंकर साहब द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा, जी भी मावलंकर द्वारा। तो यही जो है प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि संसद में लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जी वी मावलंकर साहब थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो 24 जनवरी के दिन अगर बात की जाए, 22 जुलाई 1947 ये क्या किया गया था, इस दिन ध्वज को जो है स्वीकार किया गया था। 15 अगस्त 1947 को इस दिन जो है भारत को क्या मिली थी, आज़ादी मिली हुई थी। 26 नवंबर 1949 किसकी डेट है ये, संविधान जो है इस दिन क्या किया गया था, लागू किया गया था, संविधान लागू किया गया था। और ये संविधान जो पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ था, आंशिक रूप से कुल 16 आर्टिकल लागू किए गए थे। और 24 जनवरी 1950 के दिन जो है क्या हुआ था, राष्ट्रगान, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों जो है स्वीकार किए गए थे। क्या सही हो जाएगा, ध्वज के बारे में प्रश्न है तो आपका 22 जुलाई जो है सही हो जाएगा।
संविधान सभा के कार्यों की जो है स्वीकृति संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को जो है 22 जुलाई 1947 के दिन क्या किया था, 22 जुलाई 1947 के दिन क्या किया था, स्वीकार किया था। राष्ट्र गीत, अब देखिएगा कहते हैं आप डेट जो है याद नहीं होती है, आप सीधे मत याद करो ना भाई, 22 जुलाई क्यों सीधे याद करते हो? अब क्यों स्वीकार कर रही है 22 जुलाई को ही क्यों किया ध्वज? क्योंकि जुलाई के महीने के बाद क्या आता है, अगस्त आता है, और अगस्त में लगभग संभावना थी कि आज़ादी मिलने वाली है, आज़ादी मिलने वाली है तो झंडा तो फहराया जाएगा ना, तो उसके पहले जो है ध्वज स्वीकार करना जरूरी है, यानी कि 15 अगस्त के पहले स्वीकार किया गया होगा, और वह जो है 22 जुलाई को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। क्यों? क्योंकि लगभग जून के महीना में जो है 3 जून प्लान माउंटबेटन द्वारा क्या किया गया था, 3 जून के दिन प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत विभाजन तय हो गया था। ठीक है, तो उसी के अनुरूप जो है बाद में कार्य किया गया। और राष्ट्रगीत को जो है, राष्ट्रगीत को यह है 24 जनवरी के दिन क्या किया गया, स्वीकार किया गया, और 24 जनवरी 1950 के दिन जो है क्या किया गया, इसको स्वीकार किया गया। आगे बात करें तो राष्ट्रगान को भी जो इसी दिन को स्वीकार किया गया, और इसी दिन को जो है भारत के राष्ट्रपति ने क्या किया, राष्ट्रपति का शायद सॉरी ये पद ग्रहण तो 26 जनवरी के दिन किया गया था। और राष्ट्रमंडल को जो है कब सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया, कि इस समय पर भी जो है संसद नहीं थी, संविधान सभा ही थी, तो उसने भी क्या किया कि राष्ट्रमंडल जो होता है एक संगठन है अंतरराष्ट्रीय स्तर का, तो इसी संविधान सभा ने यह स्वीकार किया था मई 1949 को कि भारत क्या होगा, अब राष्ट्रमंडल का सदस्य होगा, यानी कि संविधान सभा ने इस बात पर हस्ताक्षर किए हुए थे। आगे बढ़ते हैं तो 22 जुलाई 1947 सही हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा जो है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को क्या है, स्वीकार किया गया। और ध्वज के बारे में जानते हैं कि सबसे पहली बार जो है भारत का झंडा जर्मनी में फहराया गया था 1907 में, और वो मैडम भीकाजी कामा द्वारा यह किसके द्वारा, भीकाजी कामा जो थी इनके द्वारा स्वीकार किया गया था और फहराया भी गया था, इसलिए इन्हें भारतीय आज़ादी की माँ भी जो है कह दिया जाता है। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया, और संविधान जो अंगीकृत हुआ था वह 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ध्वज का डिजाइन, जो भारत का झंडा है उसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया था, पिंगली बैंकिया द्वारा जो है किया गया था। संविधान सभा की जो है प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? देखिएगा प्रारूप समिति में देखें तो कुल की बात की जा रही है, तो कुल जो है इसमें 7 सदस्य में देखने को मिल जाएंगे, एक अध्यक्ष थे और 6 सदस्य थे। प्रारूप समिति जिसे क्या कहा जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, और इसी को जो है पांडु लेखन समिति के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? पांडु लेखन समिति के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। इसी को मसौदा समिति भी कहा जाता है, क्योंकि ड्राफ्ट को जो है कच्चा होता है, ये मतलब ड्राफ्ट क्या होता है, एक खाका होता है, वैसी जो खाका को क्या कह दिया जाता है, मसौदा कह दिया जाता है, तो उसे मसौदा समिति भी जो है इसी को कह देते हैं। अब जो ये समिति थी प्रारूप समिति, ये क्या करती थी, जो भारतीय संविधान का प्रारूप होता था उस प्रारूप को अंतिम रूप से क्या कर देती थी, स्वीकृति देती थी। देखते हैं प्रारूप समिति के बारे में। इसका गठन ध्यान रखिएगा कब किया गया था, तो आप कहेंगे 29 अगस्त 1947 को इसका क्या किया गया था, गठन किया गया। 29 अगस्त 1947 के दिन। इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सदस्य जो है इसमें कुल हमें 6 सदस्य दिखाई पड़ते हैं, यानी कि एक अध्यक्ष थे और 6 क्या थे, सदस्य थे। इसमें देखें पहले सदस्य कौन थे, गोपाला स्वामी अयंगर थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर दूसरे सदस्य थे। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी के एम मुंशी जो है ये तीसरे सदस्य थे। मोहम्मद सादुल्ला जो है क्या है, चौथे सदस्य हैं। और 5वें सदस्य पहले इसमें क्या होते थे, बी एल मित्तल थे, मित्तल बी एल मित्तल थे। और बी एल मित्तल के जो है स्थान पर जो है बाद में दूसरे सदस्य आए थे जिनका नाम था माधवराव। और पहले यहाँ पर सदस्य जो है डीपी खेतान हुआ करते थे इसमें, और डीपी खेतान जो है उनके स्थान पर जो बाद में सदस्य आए थे उनका नाम था टीटी कृष्णाचारी। ठीक है, तो ये जो क्या है 6 सदस्य हैं। अभी यहाँ देखोगे तो भाई कृष्ण जी विराजमान है, यहाँ देखोगे तब भी कृष्ण जी विराजमान है। के एम कन्हैया, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, तो यहाँ भी कृष्ण जी विराजमान है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तो यहाँ कृष्ण जी विराजमान है।
और यहाँ गोपाल में देखोगे तो ये भी क्या है, कृष्ण जी विराजमान है। तो एक ही तो क्या है, इसमें मुस्लिम सदस्य हैं, प्रारूप समिति में एक ही मुस्लिम सदस्य, बाकी के बाकी क्या है, सब कृष्ण जी के अन्य नाम है। वैसे क्या कर लेना, याद कर लेना है। लेकिन एक मैं राज की बात बताता हूँ कि भीमराव अंबेडकर जो थे इसके चेयरमैन कब बने थे, ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो आपके बताएंगे 30 अगस्त के दिन जो है इसके चेयरमैन बने थे। ध्यान रखना, 29 अगस्त को जो है समिति बनी थी और 30 अगस्त के दिन जो है क्या बनते हैं, भीमराव जी जो इसके क्या बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं। बस। क्या काम करती थी ये जो ये प्रारूप समिति थी, क्या काम करती थी भाई, संविधान सभा में जो है प्रारूप प्रस्तुत किया जाता था और उस प्रारूप पर चर्चा की जाती थी। मान लो ये प्रारूप क्या हो गया, सफल हो गया, इस पर जो है बहुमत मिल गया और उस बहुमत को क्या कर देगी, अंतिम रूप से जो है संविधान में सेट कर देगी। ये क्या होता था, काम होता था प्रारूप समिति। पता है ना संविधान कैसे बनता था। ठीक है, तो हर कानून का प्रारूप लाया जाता था दूसरे देशों से और उस प्रारूप पर जो है क्या होती थी, संविधान सभा में चर्चा की जाती थी। खूब चर्चा होती थी, खूब लड़ाई होती थी, एक शब्द पर चर्चा होती थी। संसद में वर्तमान में चर्चा होती है ना, इस चर्चा होती थी। इस चर्चा के बाद जो है इसमें क्या किया जाता, वोटिंग की जाती थी और जिस पर जो है क्या हो जाता था, बहुमत हो जाता था, उस प्रावधान को जो है मान लिया जाता था। ठीक है, तो ऐसे बनता था संविधान। अब ये प्रारूप को अगर मान लिया गया तो फिर ये प्रारूप कहाँ पहुंच जाएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी के बाद पास में, सो ये क्या कर देगी, इसे ड्राफ्ट को तैयार कर देगी। अगली बात करते हैं, तो कुल इसमें 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। 29 अगस्त 1947 को जो है गठित इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, अम्बेडकर जी थे। अन्य सदस्यों में जो है एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तल और जो है डी पी खेतान साहब थे। बी एल मित्तल के स्थान पर जो है दूसरे आते हैं और इनके स्थान पर जो है टी टी कृष्णाचारी आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है, भारत को जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको उनके पद की शपथ कौन दिलाता है। क्या बताएंगे कि भारत के जो राष्ट्रपति जी हैं वो क्या करते हैं, इनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ, अब मैं कहाँ समझाऊँ, चलिए ठीक है लीजिए। उपराष्ट्रपति जो है ये सेकेंड नंबर पर आते हैं भारत में। अगर क्रम में देखा जाए सबसे पहले नंबर पर क्या होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं और उनके बाद जो है उपराष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, और ये उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। कभी अगर ऐसा पूछ लेना कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं है फिर भी वह राज्यसभा में वोट दे सकता है, वो व्यक्ति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। क्यों, क्योंकि दैट्स आर जो क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं, एक्स ऑफिस मेंबर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वही क्या होगा, राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। समानता वोट नहीं देता है लेकिन निर्णायक मत के रूप में जो है उपराष्ट्रपति वोट देता है, क्योंकि सभापति होता है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाएगा, ये भी जो कौन करवाते हैं, राष्ट्रपति ही दिलवाते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाते हैं, ये भी जो है प्रेसिडेंट ही दिलवाते हैं, राष्ट्रपति ही। न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं, ये भी जो है राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। कौन किसको शपथ दिलाता है, देखिएगा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो क्या करते हैं, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। मंत्रियों को शपथ दिलाता है कौन, तो आप कहेंगे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है अर्थात राष्ट्रपति होता है, वो क्या करता है, मंत्रियों को शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री भाई, प्रधानमंत्री भी तो क्या होते हैं, मंत्री ही होते हैं, तो इनको भी कौन होगा, राष्ट्रपति ही होगा। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो जो हाई कोर्ट के क्या होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो क्या करते हैं, राज्यपालों को शपथ दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को जज को शपथ कौन दिलाता है, तो इन्हें कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति साहब दिलाएंगे। हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है, तो जज कहीं का भी हो, हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय का। अब देखिएगा भाई सब मुझे भी जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा लगता है। ठीक है, थोड़ा सा योगदान तो रहता है भाई राज्यपाल का, जो है राज्य के राज्यपाल को जो है सलाह ली जाती है, शपथ कौन दिलाएगा, तो ये मैं कैसे कर दूँ यार, जस्ट मिनट रुकेंगे। अपन क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तो मुझे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं।
देखो ना गलती हो गई। ठीक है, संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो कौन दिलाते हैं, इनको शपथ दिलाते हैं। लेकिन नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करेगा। और ठीक है, तो जब हटाएगा भी कौन हटाएगा, राष्ट्रपति ही हटाएगा। लेकिन शपथ भर कौन दिला देता है, राज्यपाल जो है, संबंधित राज्य का राज्यपाल शपथ दिला देता है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो ये भी जो है राज्यपाल साहब ही इनको शपथ दिलाते हैं। चलिएगा, तो ये चीज़ आपको क्या कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 1900 क्या बात करता है, अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष जो है शपथ दिलाई जाती है। अगर उपराष्ट्रपति बनना है तो आपको क्या होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु जो है और राज्यसभा का सदस्य बनने की पात्रता होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है ना, तो क्या होना चाहिए, राज्यसभा सदस्य बनने की पात्रता होना चाहिए। सिंपल सा प्रश्न था, कथन में कभी फंसा लेता है कि वह राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए उपराष्ट्रपति बनने। अरे भाई, सदस्य बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ योग्यता होनी चाहिए। कार्यकाल कितना होगा उपराष्ट्रपति का, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा का सभापति होता है कौन, उपराष्ट्रपति। लेकिन राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का। लेकिन उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, क्योंकि वह त्याग पत्र की बात करें, किसको त्याग पत्र देगा, राष्ट्रपति को जो है त्याग पत्र देगा। अगली बात करते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का निपटारा जो है कौन करता है, कौन करेगा भाई, उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई जो है लफड़ा हो जाता है तो उसका निर्णय कौन करेगा, तो संविधान का जो अनुच्छेद 71 है क्या कहता है कि ये राष्ट्रपति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन दो लोगों के चुनाव का विवाद का निर्णय एक अधिकार रखता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय जो इसमें क्या रखता है, एक अधिकार रखता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का दोनों का निर्णय किसके द्वारा, इनके द्वारा किया जाएगा। चुनाव विवाद और निर्णय देखिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए जाएंगे, और ये आर्टिकल 71 में जो है लिखा हुआ है। विधानसभा और लोकसभा में अगर क्या होता है, विवाद होता है, तो देखिएगा, अगर प्रारंभिक विवाद की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर देता है, निपटा देता है। लेकिन अंतिम रूप से निर्णय किसके द्वारा दिया जाएगा, यदि विवाद जो है थोड़ा सा ज़्यादा गड़बड़ा जाता है तो ऐसे अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट देगा। पंचायतों के चुनाव के जो है निर्णय ये जो राज्य का मामला होता है, खासतौर से जो राज्य का चुनाव आयोग होता है वो क्या करता है, इनके निपटान करता है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, अनुच्छेद 71 के अनुसार जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव संबंधी विवादों की जांच और फैसला केवल उच्चतम न्यायालय कर सकता है, और उसका निर्णय जो होता है अंतिम निर्णय होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने समय के भीतर जो है चुनाव कराना अनिवार्य है। देखिए, अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव की बात होती है, तो उसमें जो क्या है, प्रावधान किया गया है कि 6 माह के भीतर जो है क्या करवा लिया जाएगा, चुनाव करवा लिया जाएगा। लेकिन संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति के लिए, बस इतना लिखा हुआ कि यथाशीघ्र जो है चुनाव करवाए जाएंगे। उपराष्ट्रपति पद की जो है शर्तें देखिएगा, अनुच्छेद 63 यह प्रावधान करता है कि भारत में क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का प्रावधान हमने कहाँ से लिया हुआ है, कहाँ से बताएंगे, ये जो है अमेरिका से हमने इस पद का जो है प्रावधान लिया हुआ है। अनुच्छेद 64 में कहा गया है, साथ ही साथ ये बात 89 में भी लिखी हुई है, अनुच्छेद 64 और 89 दोनों में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा। ठीक है, क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जो उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ते मिलते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं। किसके रूप में मिलते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में, यानी कि इन्हें जो है उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता। इन्हें जो है उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता, ना ही भत्ता मिलता है। इन्हें कैसे मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में जो है वेतन भत्ते दिए जाते हैं। अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, तुरंत चुनाव कराना संभव नहीं है। और अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है कि दैट शैल वन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब क्या होता है, शैल लिखा हुआ, शैल का मतलब होगा ही। एक भी मिनट के लिए राष्ट्रपति का पद जो है भारत में खाली नहीं हो सकता। तो
यहाँ पर अनुच्छेद 65 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति किसी कारणवश जो अगर सांस भी छोड़ देते हैं ना, तो उसी समय से अनुच्छेद 65 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कहोगे भाई साहब, तो उपराष्ट्रपति भी क्या हो जाए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ जो क्या हो जाए ऐसा, तो ऐसा होता नहीं है। फिर भी अगर हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह राष्ट्रपति के रूप में क्या करेंगे, कार्य करेंगे। अगर कहें कोई राष्ट्रपति भी ना हो, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ना हो, तो सीनियर मोस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे वो क्या होंगे, भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ऐसा ही तो हुआ था भाई, ऐसा ही तो हुआ था जब वीवी गिरी राष्ट्रपति थे, उनका निधन होता है, उपराष्ट्रपति क्या देते हैं, ज्ञानी जेल सिंह सैद जो है उनका निधन होता है, फिर क्या नाम था भाई, बीबी गिरी जो है उपराष्ट्रपति बनते हैं, और उसके बाद में जो है वह राष्ट्रपति के जब चुनाव होता है तो वह भी त्याग पत्र देते हैं। तो जो जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, उन्होंने क्या किया था, ये पद का निर्वहन किया हुआ था, राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हुए थे। अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि वह संसद अथवा विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, कौन, उपराष्ट्रपति। अगर होता है तो क्या होगा, उसे इनसे त्याग पत्र देना पड़ेगा, अन्यथा जिस दिन से वह उपराष्ट्रपति बनेगा वहां से उसका पद खाली मान लिया जाएगा। चलिएगा, ये उपराष्ट्रपति हैं। यथाशीघ्र जो है संविधान में यथाशीघ्र शब्द का प्रयोग किया गया है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर जो है 6 माह की समय सीमा है, अनुच्छेद 62 में, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए संविधान कहता है कि चुनाव यथाशीघ्र जो है क्या कराए जाने चाहिए, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, महान्यायवादी कौन होता है, अटॉर्नी जनरल कौन होता है, तो आप कहें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है यानी कि केंद्र सरकार होती है, जो केंद्र सरकार का वकील होता है उसे क्या कहते हैं, महान्यायवादी कहते हैं। और ये वकील बनने के लिए क्या कहता है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति क्या करेंगे, इसकी नियुक्ति करेंगे। ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 76 में ये लिखा हुआ है कि भारत के एक महान्यायवादी होगा जो सरकार के कानूनी मामलों में क्या करेगा, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कोर्ट और न्यायालय में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सभी जगह सुनवाई के लिए जाएगा। 76 महान्यायवादी प्रावधान कहाँ पर है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 76 में है। नियुक्ति कौन करेगा, तो भारत के जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे वो क्या करेंगे कि नियुक्ति करेंगे। कार्यकाल कितना होगा भाई, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक इनका कार्यकाल हो सकता है। राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। वेतन भत्ते, तो जो भारत की क्या होती है संचित निधि होती है, उससे क्या दिए जाते हैं, इन्हें वेतन भत्ते दिए जाते हैं। योग्यता क्या होती है भाई साहब, योग्यता जो होती है, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता का जो व्यक्ति रखता होगा वही व्यक्ति क्या बन सकता है, महान्यायवादी बन सकता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, वही योग्यताएं इनके लिए हैं। अधिकार क्या होते हैं भाई साहब के, अधिकार होते हैं कि जो संसद होती है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, यहाँ पर क्या कर सकता है, भाषण दे सकता है, भाषण दे सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन ध्यान रखना इसे वोट देने का अधिकार नहीं होता, वोट देने का अधिकार नहीं होता। वहाँ पर सरकार की जो है अपनी बातें पक्ष रख सकता है। साथ ही साथ इसका जो अधिकार होता है कि जो मामले होंगे, सरकार के मामले होंगे, न्यायालय में जो उनको क्या कर सकता है, वकील है भाई तो क्या करेगा, सरकार के केस तो लड़ेगा ही। तो पहले जो ऐसे न्यायाधीश थे, मतलब ऐसे महान्यायवादी थे, वो कौन थे, तो ये जो जहाँ तक मुझे याद है तो एम सी शीतलवाड़ साहब जो थे, ये क्या थे, शीतलवाड़, एम सी शीतलवाड़ साहब ये क्या थे, पहले महान्यायवादी थे। और वर्तमान में अगर मैं सही हूँ तो आर वेंकट रमणी, कौन, आर वेंकट रमणी जो है वर्तमान में। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, चलिए देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, इनकी नियुक्ति करेंगे। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। विधि अधिकारी का मतलब कानूनी विशेषज्ञ। महान्यायवादी के संबंध में क्या सत्य है, वह संसद का सदस्य होता है क्या भाई, गलत है। उसे निजी कानूनी वकालत करने से रोका जाता है, क्यों करेगा भाई, वो रोका ही, क्या कहता है, कौन सत्य है, उसे निजी कानूनी वकालत करने से रोका जाता है निजी मामलों में। तो वो निजी मामले देखते हैं अभी। वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता, तो ये बात क्या है, पूरी तरीके से सही है। ठीक है, तो यह बात जो है सही है कि वह संसद की कार्यवाही में बकवास कर सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन भाग
मतदान नहीं कर सकता, ये बात जो है सही है। उसका कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित है भाई साहब, वो राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो वह जब तक राष्ट्रपति चाहे, तो राष्ट्रपति की इच्छा पर जो है उसके पद को जो है निर्धारित किया जाता। वह संसद का कार्यवाही में भाग ले सकता है, मतदान नहीं देता है। अनुच्छेद 88 के अनुसार, देखिए कहाँ पर ये बात लिखी हुई है, एक तो अनुच्छेद 88 ध्यान रखिएगा, एक अनुच्छेद 105 ध्यान रखिएगा। 105 में लिखा हुआ है, जो राज्य का महाधिवक्ता होता है वह विधानसभा में क्या है, कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, वह निजी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, वह निजी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन सरकार के खिलाफ जो है केस नहीं लड़ सकता। इधर क्या लिखा हुआ दूसरा पॉइंट, उसे निजी कानूनी वकालत से रोका जा सकता, नहीं रोका जा सकता, वो कर सकता है। ठीक है, ये गलत लिखी हुई है। अगली बात करते हैं, महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यताएं हैं होनी चाहिए जो उच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के लिए, कानूनी प्रसिद्ध विद्वान के लिए नहीं, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश की हो। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय में अगर आप क्या बनते हो, न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो, तो आप क्या बन सकते हो, भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल जो है बन सकते हो। आगे बात करते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की हो, मतलब अनुच्छेद 76 एक कहता है कि व्यक्ति को जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्य होना चाहिए, जिसमें से 5 वर्ष की जो है, अरे भाई कहने का आशय क्या है, कहने का सही है कि जो व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए योग्यता रखता है, वही व्यक्ति क्या है, महान्यायवादी बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट में वो व्यक्ति जज बन सकता है जिसने कम से कम हाई कोर्ट में जो है 5 वर्ष तक क्या रहा हो, जज रहा हो, या फिर वह 10 वर्ष तक जो क्या रहा हो, हाई कोर्ट में वकील रहा हो, वही व्यक्ति क्या है यहाँ पर जज बन सकता है। चलिएगा आगे बात करते हैं, भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है। भारत का जो सीएजी होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, इसका कार्यकाल हमें 6 वर्ष या 65 तक दिखाई पड़ता है। 6 वर्ष, 6 वर्ष, 6 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक जो है इसका कार्यकाल होता है। देखिए सीएजी कौन होता है, पदावधि और कार्यकाल, इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक होता है। इसका मतलब क्या है, उसका कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। अगर वो व्यक्ति बुढ़ा होकर के क्या है 65 वर्ष से ज्यादा होने लगता है, तो कोई कहेगी भाई 6 वर्ष। अब जैसे कोई व्यक्ति क्या होता है, मान लो भाई 62 वर्ष की आयु में जो है सीएजी नियुक्त किया जाता है, तो वो कहेगा भाई मैं तो 6 वर्ष तक क्या रहूंगा, सीएजी बनूंगा, यानी कि 62 6 68 वर्ष तक रहूंगा। तो वह 65 वर्ष से ज्यादा नहीं रह सकता, अधिकतम आयु क्या है 65 वर्ष है। 3 साल बाद उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, क्योंकि 65 हो जाएगी। प्रावधान कहाँ पर है, तो सीएजी का प्रावधान जो फ्रेंड्स है वो 348 से लेकर के, सही बात कह रहा हूँ ना, 348 में कहाँ पहुंचे भाई, 148 से, 148 से लेकर के 151 तक के बीच में जो आर्टिकल हैं वो किसके हैं, सीएजी के हैं। नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो भारत के जो राष्ट्रपति साहब होते हैं वो क्या करते हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं। ये एक ध्यान रखना, सीएजी का जो पद होता है स्वतंत्र पद है, क्योंकि ये पैसा की जांच करता है भाई साहब, अगर मिल जाएगा तो पैसा की जांच नहीं करेगा कोई, कितना भी पैसा सरकार निकाल ले। भाग जो है किस भाग में दिया गया है, तो आप कहेंगे भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, उसमें क्या है आपको यह देखने को मिल जाएगा, सीएजी। लोक लेखा समिति, तो उसका जो क्या कहलाता है, लोक लेखा समिति वैसे मित्र कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मित्र या मार्गदर्शक कहा जाता है, मार्गदर्शक। क्योंकि लोक लेखा समिति भी क्या करती है, गवर्नमेंट के पैसा खर्च की जांच करती है। इसे समझ में नहीं आता है लोक लेखा समिति को कहाँ कहाँ पर पैसा खर्चा किया हुआ है, तो चूंकि वो रिपोर्ट किसके द्वारा बनाई जाती है, सीएजी के द्वारा, तो सीएजी क्या करता है, यहाँ पर आता है कि राजा बच्चों हम तुम्हें पढ़ा देते हैं। तो जो लोक लेखा समिति के मेंबर्स होते हैं उन सभी को बैठ करके जो है कान पकड़ के क्या कर देता, समझा देता है। इसलिए उसका मित्र और मार्गदर्शक भी होता है, क्योंकि वो समझाता है कि बेटे 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 5 लाख रुपया गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसको रिपोर्ट जो है सीएजी की बनाई होती है, सीएजी नहीं समझे। चलिए कोशिश करते हैं यहाँ पर जो हम समझ लें, सही कह रहा हूँ क्या, कहीं और तो नहीं पहुँच जाएगा, देख लेते हैं कहाँ पर पहुँचता है। कहाँ पहुँच गया भाई, चलिए कुछ आ जा भाई, कुछ नहीं मिलेगा तो समझाने के लिए।
जी नहीं हो रहा है, वहीं पे पहुंच जाता है। एनसीईआरटी चल रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अपन यहाँ पर जो है थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा भाई, समझना जरूरी है। अब ये देखेंगे, ये कौन है, सीएजी है, मैं सही कह रहा ना हूँ? ये कौन है, ये जो है सीएजी साहब है, इन्हें कह देते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या बोला जाता है, इनको बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोला जाता है। ध्यान से समझना, इधर जो बैठी हुई है सरकार बैठी हुई है, क्या बैठी हुई है, इधर जो है सरकार बैठी हुई है, और इधर जो है सरकार का क्या रखा हुआ है, खजाना रखा हुआ है, खजाना रखा हुआ है। इस खजाने से सरकार क्या है, पैसा निकालती है। इधर सीएजी जो बिल्कुल नजरें गड़ा करके बैठा रहता है। सरकार खजाने में पैसा डालती है, पैसा निकालती है, ठीक है। अब ये जो है इसी प्रकार से जो है राज्यों का भी होता है, राज्यों में भी होता है कि राज्यों की सरकार का भी क्या होता है, खजाना होता है, यहाँ से भी क्या निकलता है, पैसा निकाला जाता है। तो सीएजी के जो कुछ डिपार्टमेंट यहाँ भी आंखें गड़ा करके बैठे रहते हैं। सरकार ने पैसा निकाला, मान लो कितना, 50 लाख रुपया निकाला उदाहरण के लिए, सीएजी ने तुरंत पहुंच गया, क्या कर रहे हो, सरकार करीब ऐसे पैसा निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हो, काम बताओ, क्या कहा, काम बताओ। सरकार कहती है कुछ नहीं, राष्ट्रपति जी जो है कहाँ जा रहे हैं, विदेश यात्रा के लिए जा रहे हैं, इसलिए हमने निकाला हुआ है। सीएजी ने अपने जो है, जो भी लिखने वाला होगा, जो भी अधिकारी कर्मचारी होगा, उससे लिखो रजिस्टर में पैसा, 50 लाख रुपया 5:03 पर 6 तारीख को, इतने तारीख को इतने बजे निकाले गए। किस लिए निकाले गए, राष्ट्रपति जी जो है कहाँ जा रहे हैं, कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, तो उनकी जो सिक्योरिटी व्यवस्था में इतने में खर्च होने हैं, विदेश जा रहे हैं, लिख दिए। ऐसे पैसा पूरे यहाँ पर जो है ये सीएजी जो है खजाने के पास नजरे गड़ा करके बैठा रहता है, और इधर जो है साल भर क्या करता है, इसे पैसा लिखता है, इसे लिखता रहता है, ठीक है। इसी प्रकार राज्यों की भी रिपोर्ट बनती है, ठीक है। इसी प्रकार जो है स्थानीय सरकारों की भी बनती है, स्थानीय सरकारों के भी जो है प्रारूप तैयार करता है। तो कुल मिलाकर के सीएजी कितने प्रारूप तैयार करता है, 3 प्रारूप तैयार करता है। और यही रिपोर्ट क्या होती है, यही रिपोर्ट जो पूरी होती है, राज्यों की रिपोर्ट जो है राज्यपालों को देता है, राज्यों के राज्यपाल को देता है राज्यों की रिपोर्ट, और जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट होता है वो किसको देता है, राष्ट्रपति साहब को जो है वो रिपोर्ट देता है। और स्थानीय स्तर का भी प्रारूप बनाता है, 3 प्रारूप की बनाता है रिपोर्ट, दोनों एक केंद्र को देगा, एक राज्य को देगा, ठीक है। अब जो राज्य की नहीं, केंद्र की जो रिपोर्ट होगी, जो केंद्र की रिपोर्ट होगी अंतिम रूप से किसके पास में जाएगी, तो यह रिपोर्ट जो है भाई अंतिम रूप से दोस्त कहाँ जाएगी, तो आप कहेंगे कि यह रिपोर्ट जाएगी लोक लेखा समिति के पास में। लोक लेखा समिति, संसद की समितियां पढ़ी हुई कि नहीं पढ़ी हुई है भाई, पॉलिटी कैसा पढ़ा हुआ अगर नहीं पढ़ी हुई है। लोक लेखा समिति होती है, संसद की बहुत सारी समितियां होती हैं, उनमें से वित्तीय समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति है 1921 में बनाई गई थी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी बोला जाता है। ये इस रिपोर्ट को है जांच करती है, इस रिपोर्ट को जो समझ में नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, तो चूंकि सीएजी की है ये रिपोर्ट बनाई, तो सीएजी यहाँ पर आता है, इन्हें समझाता है कि भाई ऐसा लिखा हुआ, मैंने जल्दी जल्दी में लिख दिया, इनको समझा दिया। तो सीएजी को ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति का मित्र या मार्गदर्शक किसे कहते हैं, तो सीएजी को कहा जाता है। चलो भाई इतना समझ में आ गया होगा, यही जो है मैं क्या है कहना चाहता था। तो अब जो है गलती नहीं होगी आपसे, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से हर बार प्रश्न आता है लगभग भाई, इसलिए समझाया हुआ है। ये सभी जो है, अब देखिए सरकार से जितना भी पैसा निकलता है, चाहे वो 1 रुपया निकले, तो ये क्या है लिखता है, कौन, सीएजी लिखता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बताया हुआ है, चाहे वो कहे किसी के लिए भी कहे, या सरकार के खर्चे के लिए, चाहे योजना के लिए, स्कीम के लिए, सब पैसा कौन लिखेगा, सीएजी लिखेगा। चलिएगा
आगे देखते हैं भाई साहब। जी हाल ये भी जो है नहीं चल रहा, पहले इसको जो है क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, अब चलेगा शायद। ठीक है चलिएगा देखिएगा, तो उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष। अनुच्छेद 148 के तहत जो है सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की साल तक जो है 65 साल तक पद तक बना रहता है। इसे केवल उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। सीएजी अपना त्याग पत्र किससे किसे संबोधित करता है, कैसे करेगा भाई, राष्ट्रपति को करे, कैसे करेगा, वित्त मंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को। देखिए अधिकतम त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही दिए जाते हैं। त्याग पत्र था हटाया जाना, तो त्याग पत्र किसको मिलेगा, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति को जो है त्याग पत्र दिया जाएगा। हटाया कैसे जाएगा, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार से जो है किसे हटाते हैं, सीएजी को हटाया जाता है। कहो इनको कैसे हटाया जाता है भाई, इनको अगर हटाना हो तो सबसे पहले क्या है, प्रस्ताव लाया जाता है। क्या लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव जो है कहाँ पर लाया जाएगा, चाहे राज्यसभा में ले आओ या फिर लोकसभा में ले आओ। अगर यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, फिर जो है दूसरा सदन जो होगा, अगर राज्यसभा पारित करता है तो लोकसभा इसकी जांच करेगा, अगर लोकसभा पारित करता है तो राज्यसभा जांच करेगा। जांच करने के बाद ये भी 2/3 से पारित कर देता है। जब ये दोनों सदनों से पारित हो जाता है और राष्ट्रपति जी फिर क्या हस्ताक्षर कर देते हैं, जज साहब का पद जो है क्या हो जाएगा, अपने आप खाली मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है जज साहब को हटाया जाता है। राष्ट्रपति को जो है, सीएजी एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है, वह राष्ट्रपति को अपना क्या है इस्तीफा देते हैं। सेवा के बाद वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी पद का पात्र नहीं होता। ध्यान रखिएगा, ये बात अच्छी लिखी हुई है। जैसे आज तुम क्या है भाई साहब सीएजी बन जाते हो, और फिर तुम्हें क्या करती है, एक राज्य की गवर्नमेंट कहती है कि हम बहुत सारा पैसा जो है खजाना से निकाल ले रहे हैं, तुम ये लिखना नहीं, क्या तुम लिखना नहीं, और तुम यहाँ से कार्यकाल पूरा करके दीजिए, हम तुमको राज्यपाल बना देंगे। यानी कि जब इनका पद खत्म हो जाएगा उसके बाद ये कोई भी नौकरी पर नहीं लग सकते, क्योंकि जिम्मेदार पद है, बहुत बड़ा जिम्मेदार पद है सीएजी। अगर एक भी गलत है वो कर देगा तो सरकार का पैसा न जाने कहाँ का हमारा पूरा हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। तो इनको ये कोई लालच ना देने पाए, इसलिए की बात की कोई नौकरी तुम्हें लगवा देंगे, कोई बहुत बड़ी नौकरी, यानी थोड़ी मोड़ी नौकरी की तो भूख ही नहीं होती है। राज्यपाल समझ रहे हो ना, किसी राज्य का पूरा संवैधानिक प्रमुख होना। जिन राज्यों में तुम क्या है आईएएस पीसीएस अधिकारी बनने की बात करते हो, वहाँ का सीधा संवैधानिक प्रमुख होने का जो ऑफर मिल जाता है इनको, ठीक है, तो वो नहीं मिलेगा क्योंकि ये पात्र ही नहीं होगा, कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। सीएजी द्वारा राज्यों की लेखाओं से संबंधित रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है, क्या पूछता है, देखिए राज्यों की लेखाओं संबंधित रिपोर्ट किसको दी जाएगी, यह राज्यपाल को दी जाएगी, संबंधित राज्य के राज्यपालों को दी जाएगी। सीएजी की रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट की बात करें तो यह जो केंद्र की रिपोर्ट होगी, जो संघ सरकार से संबंधित रिपोर्ट होगी, किससे संबंधित है, जो संघ सरकार से संबंधित रिपोर्ट होगी वो किसको देगा, वह जो है राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति को देगा। और जो राज्यों के खजानों संबंधी रिपोर्ट होगी, राज्यों संबंधित रिपोर्ट वो किसको देगा, उस राज्य के जो है राज्यपाल को वह रिपोर्ट देगा। प्रारूप ध्यान रखना है, 3 प्रकार के प्रारूप तैयार करता है। कितने प्रकार के, राज्यों के लिए अलग करेगा, संघ के लिए अलग करेगा, और स्थानीय स्तर की जो सरकारें होंगी उनके लिए अलग करेगा। 3 प्रारूप बनाता है कौन, सीएजी। ठीक है, संबंधित राज्य के राज्यपाल को। अनुच्छेद 151 के तहत जो है सीएजी राज्य के लेखाओं की रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, उसे राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाता है, केंद्र की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, बहुत कुछ हो गया। यहाँ पर ये नहीं बताया कि भारत के प्रथम सीएजी थे वो कौन थे, वी नरहरि राव। वी नरहरि राव साहब जो थे, क्या थे, ये भारत के प्रथम सीएजी थे। और वर्तमान में जो है वो कौन है, जो वर्तमान में सीएजी है वो कौन है, संजय मूर्ति साहब है। संजय मूर्ति जो है वर्तमान में क्या है, ये भारत के सीएजी हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू के बाद जो है बने हुए हैं। अगली बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन सा वीटो शक्ति नहीं है। वीटो का मतलब क्या होता है, कुछ स्पेशल पावर होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, वीटो बोलते हैं। कौन सा वीटो नहीं है, भारत के पास में अब्सोल्यूट वीटो है, अनिश्चित काल तक के लिए किसी भी अधिकार को रोक सकता है। विशेषित वीटो, क्वालिफाइड वीटो, निलंबनकारी सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो। तो इसमें जो है
क्वालिफाइड वीटो जो है भारत के पास में नहीं होता। सही कह रहा हूँ क्या? जस्ट मिनट रुकिए। तो क्वालिफाइड वीटो जो है इनके पास में नहीं होता है, क्योंकि इसका प्रयोग तो भाई कौन, राष्ट्रपति सर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया हुआ था। निलंबनकारी वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। जेबी वीटो का प्रयोग भी जो है ये कई बार जो है किया जा चुका है। तो ये वीटो क्या होते हैं, एक प्रकार के विशेषाधिकार होते हैं। जैसे क्या होता है, जरा सा समझिएगा। जैसे जब कोई कानून बनना होता है, क्या होता है, कोई नया कानून बनना होता है। अब ऐसी स्थिति में कानून तब बनता है जब क्या हो जाएगा, लोकसभा राज्यसभा इन दोनों सदन से जो है पास हो जाएगा, और अंततः जो इसमें क्या कर देंगे, राष्ट्रपति साहब जो है क्या कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे। क्या कर देंगे, हस्ताक्षर, तब जो है कानून बन करके तैयार होगा। तो यहाँ से तो कानून बन जाता है, लेकिन अगर उसमें जो है राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अब राष्ट्रपति के पास में जो है कानून विधेयक आता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या कर लेते हैं, अगर विधेयक को अपने पॉकेट में डाल लेते हैं, मतलब कि कुछ भी नहीं बोलते कि भाई मुझे अनुमति देना है या नहीं देना है, कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो कहते हैं। और ये अनिश्चित काल तक जो है अपने पास में रख सकते हैं, कोई समय सीमा नहीं है। तो जब राष्ट्रपति साहब का मन होता है कि मतलब कानून नहीं बनने देना है, तो फिर क्या कर लेते हैं, वो रख देते हैं अपने अरमाली में, कोई दिक्कत नहीं, कोई जवाब उनसे मांग नहीं सकता। तो फिर ये कभी जो है बाध्य नहीं है इसमें कि हम अनुमति दें। निलंबनकारी में क्या होता है कि इसमें राष्ट्रपति से जो है एक बार सलाह जो है, जैसे कानून पहुंचा तो राष्ट्रपति एक बार क्या कहते हैं, लौटा देते हैं कि भाई हमें जो पास नहीं करना। फिर अगर जो है कुछ सुधार के साथ भेजा गया तो फिर जो है दोबारा बार में क्या कर देते हैं, अनुमति दे देते हैं। तो ऐसे क्या होते हैं, वीटो, अत्यांतिक वीटो में सीधे मना कर देते हैं, एब्सोल्यूट वीटो से कोई रोक नहीं सकता। समानता राष्ट्रपति जो है सरकार की सलाह पर काम करता है, फिर मन का कार्य नहीं करता। भारतीय राष्ट्रपति के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं होता, यह अमेरिकी राष्ट्रपति के पास होता है। भारतीय राष्ट्रपति के पास अन्य तीनों वीटो शक्तियां उपलब्ध है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो देखिए, अगर बात करेंगे, देखिएगा, जब हम बात करते हैं किसकी, अध्यादेश की बात करते हैं फ्रेंड्स, हम अध्यादेश की बात करते हैं, इंग्लिश में ऑर्डिनेंस बोला जाता है। अध्यादेश का मतलब होता है अस्थायी कानून। क्या होता है, अस्थायी जो है कानून, इसका क्या होता है, मतलब होता है। और जैसे कानून बनाने की क्या होती है, जरूरत होती है, और उस समय पर जो है लोकसभा नहीं चल रही, ना ही राज्यसभा। तो ऐसी परिस्थिति में यह है अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 213 के तहत जो है राज्यपाल साहब को अधिकार दिया गया है कि अपने राज्य में जो है ऐसा अस्थायी कानून क्या कर सकते हो, बना सकते हो। इसी प्रकार से अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति साहब को यह अधिकार है कि वह जो है अस्थायी तौर पर क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। किसके लिए बात कर रही है, राष्ट्रपति की, तो अनुच्छेद 123 जो है सही हो जाएगा। अनुच्छेद 108 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति चाहें तो क्या कर सकते हैं, दोनों बैठकों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा क्या कर सकते हैं, संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अनुच्छेद 147 में क्या है, सलाह की बात कही गई है कि राष्ट्रपति जो है सलाह लेंगे, किससे, सुप्रीम कोर्ट से जो है कानूनी मामलों में क्या लेंगे, सलाह लेंगे। और अनुच्छेद 111 किससे संबंधित है, भाई वित्त से संबंधित है, यानी कि जो है पैसा रुपया से राष्ट्रपति के संबंध से धन विधेयक के संदर्भ में जो इसमें कोई प्रावधान है। 123 जो है सही हो जाएगा। जब संसद के सदन सत्र में ना हो तब राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसकी अवधि जो है संसद सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह तक होती है, ठीक है, क्या होती है, 6 सप्ताह तक होती है। अब जैसे आज के दिन क्या कर दिया, अध्यादेश जारी कर दिया गया। अब इसमें प्रावधान होता है कि जब भी संसद की बैठक लगेगी, लोकसभा की बैठक लगेगी, तो उसके 6 सप्ताह के अंदर क्या करना होगा, राष्ट्रपति साहब को वहां से ये अनुमति लेनी होगी, संसद को जो है कानून को जो है पास करना होगा। अगर पास नहीं करता तो ये अध्यादेश क्या हो जाएगा, 6 सप्ताह के अंदर समाप्त हो जाएगा। अगर पास कर देता है तो 6 माह तक क्या रहेगा, अध्यादेश जो है लागू रहेगा। प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न ये बनता है कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो 6 सप्ताह ये और 6 माह ये, तो अधिकतम अवधि जो है 6 माह 6 सप्ताह हो सकती है। फिर भी अगर कानून नहीं बन पाता है तो अगली बार फिर से जो है यही प्रक्रिया करनी पड़ती है, फिर 6 माह को जो बढ़ाया जा सकता है। तो अध्यादेश की मिनिमम अवधि जो है 6 सप्ताह हो सकती है, अधिकतम 6 माह 6 सप्ताह हो सकती है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। 213 में किसको अध्यादेश जारी करने का आदेश दिया गया है, राज्यपाल को जो है यही आदेश है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति अनुच्छेद 72 के संदर्भ में लघुकरण, कम्यूटेशन का क्या अर्थ है।
सजा को पूरी तरह माफ कर देना, सजा के स्वरूप को बदल देना, सजा की अवधि को कम कर देना, सजा पर अस्थायी रोक लगा देना। ठीक है, देखिएगा अनुच्छेद 72 में क्या उल्लेख है, तो इसमें उल्लेख किया गया राष्ट्रपति को जो है क्षमादान की शक्ति दी गई है। इस क्षमादान की शक्ति के साथ राष्ट्रपति को आदेश दिया गया है कि किसी व्यक्ति के जो है वो क्या कर सकता है, सजा के स्वरूप में को बदलकर कम कर सकता है। ठीक है, तो ये लघुकरण का मतलब क्या है, स्वरूप को बदल करके सजा को कम करना। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड भी दिया गया है ना, मृत्युदंड दिया गया है तो उसको माफ कर सकता है। राष्ट्रपति जो है किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा के स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है। जैसे यहाँ पर दंड दिया गया है कि भाई तुम्हें जो है फांसी की सजा दी गई है, तो राष्ट्रपति स्वरूप में कैसे परिवर्तन करेंगे कि फांसी के बदले में क्या करवा देंगे, जीवन कारावास करवा देंगे, जीवन कारावास। ये क्या हो गया, स्वरूप में जो है बदल दिया गया। जैसे किसी को सजा दिया गया है 6 कोड़े 10 कोड़े मारने का, 10 कोड़े मारने का दंड दिया गया है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, और कोई इसके 5 कोड़े मारो, ये क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, कई बार जो है सजा की अवधि को कम करे बिना भी बदल देते हैं। तो लघुकरण का मतलब क्या होता है कि सजा के स्वरूप को बदल देना, जैसे कि फांसी से क्या कर देना, जीवन कारावास में बदल देना और उसको जो है कम करना। ये क्या है, आपका लघुकरण है। कई बार प्रश्न आता है कि जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 72 में है, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल को भी क्या है, क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं, लेकिन ध्यान रखना राज्यपाल को मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार नहीं है राष्ट्रपति साहब को। लघुकरण का अर्थ है सजा की प्रकृति बदलना, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना। परिहार में जो है स्वरूप बदले बिना जो है अवधि कम कर दी जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को 100 दिन की जेल हुई है और उसे सीधा समय कैद कर दिया कि भाई 50 दिन की अब जेल तुम्हें होगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, परिहार कहलाएगा। और लघुकरण का मतलब क्या होता है, स्वरूप में बदल देना। अगली बात कर देते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, भाई कुल समय हो गया। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, तो आप कहेंगे कि उच्चतम, देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के पूछे तो आप क्या कहेंगे 65 वर्ष, और हाई कोर्ट के पूछे तो क्या कहेंगे आप 62 वर्ष कहेंगे। क्या पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट की क्या हो जाएगी 65 वर्ष, आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। हाई कोर्ट का जो है कितना हो जाएगा, 62 वर्ष हो जाएगा। चलिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं क्या कहोगे। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं लिखा, मैं सही कहूँ तो वही सब मेरे पास में जो समय नहीं था, तो मैं ये चीज़ें जो है लिख नहीं पाया, कंटेंट यहाँ पर भर नहीं पाया हूँ। सर्वोच्च न्यायालय के जज के बारे में आप क्या ध्यान रखेंगे, पहली बात ध्यान रखना कि अनुच्छेद 124 में किसकी बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। ठीक है, फिर बात करना है आप अनुच्छेद जो 129 है, अनुच्छेद 129 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, एक अभिलेख न्यायालय होगा। कौन सा न्यायालय होगा, अभिलेख न्यायालय होगा। और ध्यान रखना अनुच्छेद 130 में किसकी बात की गई है, किसकी बात की गई है, 130 में जो स्थिति की बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कहाँ पर स्थित होगा, दिल्ली में स्थित होगा। और 100 जो 25 है, इसमें वेतन भत्तों की बात की गई है। 126 में जो है कार्यकारी न्यायाधीश की बात की गई है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात की गई है। और 127 में जो है तदर्थ न्यायाधीश की बात की गई है, तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक न्यायाधीश बोलते हैं। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं, 165 सही हो जाएगा। 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक जो है पद धारण कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है 62 वर्ष तक पद धारण कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के किस सदन में पेश, किसी में भी पेश कर सकते हैं, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है भाई साहब, किसी में भी लाया जा सकता है। अगर 2/3 से जो है क्या कर देते हैं, दोनों सदन पारित कर देते हैं और राष्ट्रपति फिर उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, जज साहब चले जाएंगे। ठीक है, ये हटाने की प्रक्रिया होती है। तो डी जो है किसी भी संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, मैंने क्या बताया है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत किसी भी संसद, किसी भी सदन में जो है यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। लोकसभा में अगर लाया जाता है तो कम से कम 100 सदस्य होना चाहिए, पहले से तैयार होना चाहिए।
अगर राज्यसभा में लाया जाता है तो वहाँ पर 50 सदस्य तैयार होना चाहिए। और ध्यान रखना, जजों को जो है केवल सिद्ध कदाचार के और अक्षमता के आधार पर जो है हटाया जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने जो है किस देश से लिया हुआ है? तो यह जो है अमेरिका के जो है संविधान से हमने न्यायिक पुनरावलोकन लिया हुआ है कि न्यायिक, जिसे जुडिशियल रिव्यू बोल देते हैं, न्यायिक समीक्षा बोल देते हैं, ये अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन से जो है हमने क्या किया है, संसद को उठाया हुआ, जितने भी संसद संबंधी प्रावधान है पूरे पूरे ब्रिटेन के हैं। अमेरिका में खास तौर से बात करें, पूरी की पूरी न्यायपालिका जो है वो कहाँ की है? अमेरिका की है। अमेरिका से ही हमने जो उपराष्ट्रपति भी लिया हुआ है, उपराष्ट्रपति, यहीं से जो है राष्ट्रपति भी लिया हुआ है, यहीं से संविधान की प्रस्तावना की भी जो प्रारंभिक शब्दावली ली हुई है। अमेरिका से ही हमने जो है फंडामेंटल राइट लिए हुए हैं। ठीक है, ये सभी बातें अमेरिका से। कनाडा से जो है हमने क्या लिया हुआ है? संघीय ढांचा लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? संघीय ढांचा। आयरलैंड से हमने क्या लिए हुए? डीपीएसपी लिए हुए हैं। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। आगे बात कर लेते हैं, अमेरिका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 13, 32 और 131, 36, 226 के माध्यम से न्यायपालिका को संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की जांचने का अधिकार दिया गया है, समीक्षा करने का अधिकार दिया गया है। वर्तमान में भारत में कुल कितने जो है उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में जो है आपको भारत में कितने उच्च न्यायालय मिलेंगे? 25 जो है हाई कोर्ट देखने को मिल जाते हैं। मैंने देख लिया भाई, डाटा पता नहीं कब क्या बदलता रहता है। ठीक है, और नवीनतम जो हाई कोर्ट होगा वो अमरावती हाई कोर्ट जो है वो क्या है? नवीनतम हाई कोर्ट है। अमरावती में हाई कोर्ट नवीनतम है। हमारे मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो आप क्या कहेंगे? जबलपुर में जो है मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। और जो आपसे पूछे कि सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है सबसे क्या है? बड़ा हाई कोर्ट है इलाहाबाद का। और सबसे पुराना है कलकत्ता हाई कोर्ट जो है सबसे क्या हो जाएगा? पुराना हाई कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अमरावती में जो है देश का 25वां न्यायालय जो है स्थापित किया जाएगा। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या कर सकती है? एक साझा न्यायालय बना सकती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद की शपथ कौन दिलाता है? तो अभी हमने पढ़ा था कि राज्य का राज्यपाल जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाता है। कहाँ पर लिखा हुआ है? क्या कहा हुआ है? अनुच्छेद 219 में लिखा हुआ। 219 में जो क्या लिखा हुआ है? शपथ लिखा हुआ है। और 215 में क्या लिखा हुआ है? हाई कोर्ट क्या होगा? अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, 226 में क्या लिखा हुआ है? हाई कोर्ट को जो है रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। रिट याचिका जिसे बोलते हैं, देखिएगा। राज्य का जो राज्यपाल होता है, राज्य का जो क्या है? राज्यपाल है। अनुच्छेद 219 के तहत जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो है राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष जो है शपथ लेते हैं। ध्यान रहे, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ जो है राज्यपाल दिलाता है। हटाता भी कौन है? राज्य। हटाने की प्रक्रिया वैसी ही है भाई, संसद में जो है प्रस्ताव पारित करके। किसी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाने या घटाने की शक्ति किसमें है? ये क्या कहेंगे आप? जो है ये शक्ति जो है संसद के पास में होती है कि संसद किसी भी उच्च न्यायालय में जो है ये अधिकार दे सकता है कि वह और क्षेत्रों में काम कर पाए। ठीक है, किसके पास में? संसद के पास में। संसद के पास सही हो जाएगा। केवल संसद ही कानून बनाकर किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बदलाव कर सकती है। 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे? तो ध्यान रखिएगा, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, 1976 में हुआ था। और इस प्रस्तावना में केवल क्या किया गया है? एक बार ही संशोधन किया गया है 1900। देखिएगा, प्रस्तावना में जो एक केस है जिसका नाम है बेरूवारी केस। क्या नाम है उसका? बेरूवारी केस। और यह केस जो है 1960 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं कर सकते। फिर जो है केशवानंद भारतीय केस आता है, ये 1973 का है। उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, इसलिए उसमें संशोधन किया जा सकता है। और इसके बाद जो है 1976 में क्या किया गया? संशोधन किया गया। 1978 का जो महत्वपूर्ण संशोधन है ये जाना जाता है संपत्ति के अधिकार को खत्म करने के लिए।
संपत्ति का अधिकार जो है किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था, तो 44वें द्वारा। 24वां संविधान संशोधन 1971, ये अनुच्छेद 368 और 13 में जो है संशोधन करता है। यह बहुत से प्रावधान है कि राष्ट्रपति जो है अनिवार्य रूप से क्या करेगा, संविधान संशोधन विधेयक में सहमति देगा। 73वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, पंचायतों को जो है इसके माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया। आगे बढ़ जाते हैं, 42वां सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन को जो मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है, संविधान भी कहते हैं, इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य भाग 4A भी जो है जोड़े गए थे। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन जो है हुआ है। अगली बात करते हैं, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित है, तो भाई साहब ये एंटी डिफेक्शन जो है, दल बदल विरोधी है। अभी से क्या हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में सरकार है और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं, मैं करूँगा बटे 2, क्या निकल करके आएगा, 2 करना 2, अगर मैं सही हूँ तो निकल करके आएगा 115। ठीक है, तो कहोगे जिस व्यक्ति के पास में क्या होंगी, 116 सीटें होंगी, वह क्या होगा, बहुमत में होगा। अब मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा, 114 सीटें किसके पास में है, आप कहेंगे भाई मोदी जी के पास में, यानी कि बीजेपी के पास में है। और 116 सीटें किसके पास में है, किसके पास में, आप कहेंगे कांग्रेस साहब के पास में है। अब बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि भाई 2 विधायक अगर हमारे पास मिल जाए ना, इनके आ जाए किसी कारण से, अगर एक विधायक ही आ जाए तो हमारे पास में क्या हो जाएंगे, 115 हो जाएंगे, और 115 इसके पास में बचेंगे, फिर एक और कहीं से ढूंढ लेंगे। 2 विधायक हमें चाहिए, इनकी सरकार गिर जाएगी, हमारी सरकार बन जाएगी। तो बीजेपी वालों ने क्या किया, 2 विधायकों को पकड़ा कि भाई हम तुम्हें 20 करोड़ रुपया देंगे। ये कहेंगे 20 करोड़ में क्या होता है यार, भाई तुम्हारी पूरी सरकार बनवाए थे, एक एक अरब रुपया दे, हमें एक एक अरब रुपया दिया। अब ये दोनों विधायक यहाँ पर पहुंच गए थे, इनका बहुमत हो गया, इनकी सरकार बन गई। तो फिर अभी ये कांग्रेस वाले कोशिश करने लगे, दूसरे विधायकों को पकड़ा, भाई साहब हम तुम्हें 50 करोड़ रुपया देंगे। अरे 50 करोड़ में क्या होता है, हम यहीं रहेंगे, चलो 100 करोड़ देंगे। तो ये 2 विधायक यहाँ चले गई, फिर सरकार गिर गई। ये पैसा कहाँ से पाते हैं भाई, कमाते थोड़ी ना है, तुम्हारा ही पैसा है। ठीक है, तुम्हारा ही पैसा है, क्या करते रहे, यहाँ वहाँ करते रहते हैं। तो इन्हें दल बदलुओं को रोकने के लिए जो है एक कानून लाया गया 52वें संविधान संशोधन द्वारा, उसी को क्या कहते हैं, दल बदल विरोधी कानून कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, हड्डी तोड़ दी जाएगी अब। ठीक है, तो अब जो है दल बदल नहीं कर सकते, हालांकि कर लेते हैं भाई, लेकिन पहले जो है सीधा 10 10 20 20 लोग कर लेते थे, 50 लोगों ने कर लिया, फिर सरकार ही गिर गई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1969 में इंदिरा गांधी द्वारा। शिक्षा का अधिकार कब आया हुआ था, ये शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया था भाई। ठीक है, ये आपका 2002 में बना हुआ था, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में बनाया गया था। पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए अगली बात कर लेते हैं, इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा दल बदल कानून को और कड़ा किया गया था। देखिएगा, अच्छा प्रश्न है भाई, गलती मत करना। 52वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे, दल बदल से, लेकिन 91वें संविधान संशोधन द्वारा इसी को और कठोर किया गया था, ये बात भी ध्यान रखना। 91वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद के आकार को जो है कितने प्रतिशत तक सीमित करता है, तो इक्यान, देखिए ये जरूरी नहीं होता कि एक संविधान संशोधन में एक ही बात पर परिवर्तन किया गया हो, एक से ज्यादा बातों पर परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसमें कहा गया था, अभी से जैसे चुनाव हुआ वैसा कोई जो है जीता, अब ये कहते हैं मुझे भी मंत्री बनना है, मुझे मंत्री बनता है, मुझे मंत्री बनना है, मुझे मंत्री बनना है, ये कहता है मुझे ही बनता है, कहते हैं मुझे ही बनना है, कहता है मुझे ही बनना है, कहते हैं मुझे, बहुत लोग हुआ। अब जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा में देखेंगे 230 विधायक हैं, तो सभी कहें कि मुझे मंत्री बना दो, तो भाई कैसे हो सकता है। फिर एक कानून बनाया गया कि किसी भी राज्य में या संघ में जितने भी क्या हैं, विधायक हैं, सदस्य हैं, उनका मात्र 15% ही क्या बन सकता है, मंत्री बन सकता है। अगर मैं सही हूँ तो 230 का 15% निकालूंगा तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा भाई, कितने से कटता है, 5 से काटूंगा मुझे लगता है, 5 दिया यहाँ 15 बचेगा, 5 दूनी 10 23, और कट सकता है क्या, 3 3 9 3 दूनी 6, 23 3 उत्तर 2,
कुछ गलत तो नहीं हुआ भाई? 2 3 अच्छा है। कितना बचा? कुछ नहीं बचा। 2 चौका 8, यानी कि 34 व्यक्ति जो है मध्य प्रदेश में लगभग 34 से 35 व्यक्ति क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं। कितने मंत्री बन सकते हैं? कितने मंत्री बन सकते हैं? अधिकतम मध्य प्रदेश में 35 व्यक्ति ही मंत्री बन सकते हैं। इससे ज़्यादा बनेंगे ना तो फिर क्या हो जाएगा? मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है। लेकिन दिल्ली में जो है 12% बनेंगे। दिल्ली में 12% और बाकी कुल सदस्यों का जो है 15% बनेंगे। दिल्ली में 12%। ये किसमें? 91वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार जो है प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। यही नियम जो है राज्य विधानसभा में भी लागू होगा। लेकिन फिर से कह रहा हूँ, दिल्ली में जो है 12% मंत्री बन पाएंगे, वहाँ 15% नहीं बनेंगे। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? देखिएगा, संयुक्त अधिवेशन, अब देखिए, ये पहली बात कहाँ पर है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में जो है संयुक्त अधिवेशन है, ज्वाइंट सिटिंग। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। देखिएगा, जैसे कि कोई कानून पारित करना है, क्या करना है? एक कानून पारित करना है। अब एक सदन है हमारी संसद में, राज्यसभा, और एक सदन कौन है? लोकसभा। राज्यसभा तो इसे पारित कर रही है लेकिन लोकसभा नहीं पारित कर रही है। ये लोकसभा तो पारित कर रही है लेकिन राज्यसभा नहीं पारित कर रही है। ऐसी अवस्था में ये कानून पारित हो जाए, राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? अनुच्छेद 108 का प्रयोग करेंगे और साथ में जो है बैठक बुलाएंगे। दोनों को जो है साथ में बैठा देंगे, तो कुछ सदस्य इसके हो जाएंगे, कुछ सदस्य इसके हो जाएंगे, फिर जो है बहुमत से क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। ठीक है। तो ये क्या है? संयुक्त बैठक होती है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। मान लो लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो फिर लोकसभा का उपाध्यक्ष क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। मान लो उपाध्यक्ष भी नहीं है तो फिर कौन करेगा? राज्यसभा का जो उपसभापति होगा, उपसभापति, ध्यान रखिएगा, सभापति अध्यक्षता नहीं करता, उपसभापति। उपसभापति भी नहीं है तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में फिर एक नया सदस्य जो है चुना जाएगा। ठीक है। तो ये होता है संयुक्त अधिवेशन। लोकसभा अध्यक्ष, अनुच्छेद 108 के तहत जो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति क्या करते हैं? बुलाते हैं। लेकिन उसकी अध्यक्षता जो लोकसभा अध्यक्ष करता है, उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, और उसके बाद जो है राज्यसभा के उपसभापति क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? देखिएगा, हम बात करते हैं लोकसभा की। कौन सी सभा की? लोकसभा। जो लोगों की सभा होती है उसे कहते हैं लोकसभा, क्योंकि जनता के सदस्य होते हैं जिनका चुनाव होता है, जिन्हें वोट देते हैं आप। यहाँ के जितने भी सदस्य होते हैं, कितने हैं वर्तमान में? 545 सदस्य भारत में। तो ये 545 सदस्य यहाँ पर बैठते हैं। ठीक है। और इनका जो अध्यक्ष साहब होता है उसे क्या बोलते हैं? लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं। अब लोकसभा में कोई भी जो है क्या करते हैं, ये सदस्य जो है कानून प्रस्तुत करते हैं, वो धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष ये पूरे इनको संभाल करके बैठा कर रखता है। किसी को भी हटा सकता है, किसी को भी थप्पड़ मार सकता है। ठीक है। लोकसभा के पास बहुत पावर होती है। यहाँ देश का कोई भी कानून नहीं चलता है, कभी पुलिस यहाँ से गिरफ्तार नहीं कर सकती है, तो मर्डर क्यों ना किए हो। तो यहाँ पर लोकसभा के कानून चलते हैं, अध्यक्ष का आदेश चलता है और किसी का नहीं चलता है। ठीक है। अगली बात करते हैं, अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक केवल जो है लोकसभा में क्या किया जाता है? प्रस्तुत होता है। अध्यक्ष का निर्णय जो क्या होता है? अंतिम होता है, जिससे किसी न्यायालय या संसद में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राज्यसभा के कितने सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष में के बाद जो है हट जाते हैं? तो 1/3 सदस्य क्या होते हैं? हर बार जो है हट जाते हैं। तो ऐसे जो है 2 साल में 1/3 हटते हैं, तो 6 साल में जो है सभी हट जाते हैं। इसलिए मोटा मोटा दिमाग लगा करके 6 साल का इनका कार्यकाल जो है क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। राज्यसभा एक जो है स्थायी सदन है, जो कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। और हर 2 साल में जो है 1/3 सदस्य हट जाते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है कौन भाग नहीं लेता है? अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वैसी स्थिति में देखिएगा, संसद जो होती है, कौन होती है? संसद जो होती है, और राज्यों का जो विधानमंडल होता है, इनके सदस्य क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है।
कौन से सदस्य संसद में क्या होती हैं, लोकसभा भी होती है और राज्यसभा भी होती है। तो यहाँ के ऐसे सदस्य जिनका क्या हुआ है, चुनाव हुआ है, निर्वाचन हुआ है, वही सदस्य क्या कर लेते हैं, भाग लेते हैं। जो मनोनीत सदस्य होते हैं, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे वो राज्यसभा में, कहीं भी हो, भाग नहीं लेंगे। ठीक है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के कौन भाग नहीं लेता है भाई, ध्यान रखना। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये तो लेते हैं, ये भी लेते हैं, विधानसभा के भी लेते हैं, लेकिन ये विधान परिषदों के जो है नहीं लेते। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार जो है राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्यों, जिसमें से जहां जहां पर विधानसभा होगी, दिल्ली और पुदुचेरी सहित विधानसभाओं के जो है केवल निर्वाचित सदस्य क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। देखिए महाभियोग क्या कहते हैं, इसे राष्ट्रपति को जो है हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, महाभियोग प्रक्रिया कहा जाता है। और देखिएगा, ये अगर बात करें, अगर कोई ऐसा पूछे कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा, राष्ट्रपति को पूछे कैसे हटाया जा सकता है, तो आप कहोगे कि इसका उल्लेख अनुच्छेद 56 में किया गया है कि इसे जो है महाभियोग से हटाया जाएगा। किससे हटाया जाएगा, महाभियोग से जो है हटाया जाएगा। और महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी, महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 61 में। क्या प्रश्न पूछ रहा है, प्रक्रिया पूछ रहा है, तो आपका 61 जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति चाहे किसी का मर्डर कर दे, उस पर जो है मुकदमा नहीं होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के ऊपर जो है कोई केस कर ही नहीं सकता, मुकदमा उस पर लगता ही नहीं है। ठीक है, वो तो महाभियोग तब लगाया जाता है इसे संविधान के उल्लंघन के आधार पर, मात्र संविधान के उल्लंघन के आधार पर जो है इन पर जो है महाभियोग लगाया जा सकता है, बाकी कोई मुकदमा नहीं लगा सकता। ठीक है, न वही उन्हें क्या है न्यायालय पर बुलाया जा सकता है, वो तो अपनी मर्जी से कभी साक्ष्य देने के लिए पहुंच जाते हैं। संविधान के उल्लंघन के आधार पर जो है महाभियोग चलाया जाता है। प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन 14 दिन पहले जो है लिखित सूचना राष्ट्रपति साहब को देना अनिवार्य होगी। लास्ट प्रश्न, राष्ट्रपति को विवेकाधीन शक्तियों का उदाहरण क्या है, यानी कि क्या राष्ट्रपति की अपने विवेक से जो है कोई निर्णय ले सके। ठीक है, कहने को तो भाई अनुच्छेद 53 कहता है, क्या कहता है, भारत के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, सभी कार्य जो है राष्ट्रपति के होंगे, बस उसकी सलाह के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। तो ऐसा कौन सा कार्य है आपको बताना है कि जहां राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, त्रिशंकु लोकसभा में जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, उपरोक्त सभी, संसद का सत्र जो है आहूत करना। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है ए और बी जो है हो जाएंगे। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, लेकिन निलंबनकारी वीटो का प्रयोग जो है और गठबंधन की स्थिति में जो है प्रधानमंत्री का चुनना। लेकिन ये तीसरा भाई क्यों कह रहा है, ए और बी तो ठीक है, संसद का सत्र आहूत करना, ये भाई मंत्रिपरिषद की सलाह पर ये काम करता है। ठीक है, उदाहरण क्या है, तो इसमें दो उदाहरण हो सकते हैं आपके, ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी नहीं कह सकते। इसमें ज़्यादा बेहतर जो सही हो सकता है ना, ए हो सकता है। अगर एक ऑप्शन चुनना हो, क्योंकि ये नहीं हो सकता, तो फिर एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा, तो बी जो है आप क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। देखिएगा ऐसा होता है कि अगर बहुमत नहीं है किसी भी को, सरकार में स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जो है कोई व्यक्ति कोई दल दावा नहीं कर सकता, राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे प्रधानमंत्री बना सकता है। चूंकि इस समय तक मंत्रिपरिषद नहीं बनी, इसलिए उन्हें कोई सलाह देने के लिए नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है राष्ट्रपति क्या करता है, अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है। बेस्ट ऑफ ऑप्शन ये हो सकता है, हालांकि ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन उसकी तुलना में ज़्यादा सही है। और तो ये क्या हो सकता है, एक चुनना हो तो बी चुनोगे। अगर यहाँ पर ऐसा होता डी ऑप्शन में ए और बी, तो ऐसा क्या कर सकते, डी चुन सकते थे। ठीक है, तो अभी हाल में बी ज़्यादा सही है। तो इस प्रकार से क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन जो है हो जाते हैं खत्म। आप थोड़ी सी जो है फैक्ट कम थे, लेकिन चिंता मत करिएगा, ये फैक्ट लाएंगे। एक बार क्या करते हैं, पहले जो है सिलेबस को पूरा करते हैं, बहुत जल्दी जो है पूरा होगा।
यूनिट 5 में जो है पहुँच चुके हैं, कम से कम एक बार जो है थोड़ा सा ठहराव हो जाए। साइंस जो है अभी नहीं की हुई है, इकोनॉमी नहीं की हुई है, करंट अफेयर नहीं किया हुआ है, 3 यूनिट ऐसी हैं जो नहीं किया हुआ है। तो एक बार क्या करते हैं, पूरा करते हैं, इसके बाद जो है अभी पर्याप्त समय है, अपन जो है चीज़ें करते रहेंगे। चलिएगा, धन्यवाद।